द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। विश्व बाजारों में और खास तौर से अमेरिकी बाजारों में जो उठापटक का दौर चल रहा है वो अंतिम है। और किस पॉलिसी के कारण, किस व्यक्ति की नीतियों के कारण ये उठापटक हो रही है, हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ट्रंप साहब आके इतनी ज्यादा उथल पुथल कर देंगे और अपने ही देश के अंदर अपने आप को डैमेज करेंगे, अपने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारेंगे। ये हमने सोचा भी नहीं। कोई भी आदमी इतना असेस नहीं कर सकता। इतना बड़ा देश, इतना ताकतवर आदमी और एक बिजनेस कम्युनिटी के अंदर ही बिजनेसमैन, उसके बावजूद भी वो ऐसा कर रहे हैं। ये उनको शौक है। जो भी कर रहे हैं उनका देश है, उनकी पावर है, उनकी कुर्सी है, संविधान ने उनको ताकत दी है, पावर दी है। तो खैर एनीवे हम वो झगड़े नहीं, जो भी है विवाद ये तो चलता रहेगा, थोड़ा सा चलेगा, फिर बाद में कोई परिवर्तन जरूर आएगा। ये पॉलिसी चलने वाली है। These policy are not worth prevailing. A sudden change will come very early. जब अमेरिका का नुकसान होने लगेगा। अभी तो कहने का अमेरिका रिच हो रहा है। अरे भाई, बड़ी टैरिफ पे माल आए कहाँ अमेरिका में, रिच कहाँ से हो गया? तो वो गलत स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं देना चाहिए इतने बड़े आदमी को। खैर जो भी है, अब मेरा ये कहना है, आज हम अवकाश का दिन है और ये लंबा वीकेंड है। इस पर हम ये चर्चा करेंगे कि भाई स्वास्थ्य भी तो आवश्यक है। शेयर बाजार के लोगों का शेयर बाजार में विनियोग स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद क्यों है, या लाभप्रद कैसे हो। जो मानिए शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद कैसे सिद्ध हो, ये देखना पड़ेगा। स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है, सुसाइडल केसेस भी होते हैं शेयर बाजार में। ये एक ऐसा जगह, ऐसा क्षेत्र है जहां सब कुछ है। जनाजे भी निकलते हैं, बारातें भी आती हैं, लेकिन बारातें किन लोगों की आती है और जनाजे किन के निकलते हैं, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन हम इसको दुखद वे में चर्चा नहीं, हम उन बुद्धिमान इन्वेस्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या सीखा और हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने उस वक्त जो किया, उस समय परिस्थितियां भिन्न थी, थोड़ा परिस्थितियों में बदलाव आता है, जनरेशन गैप होता है। इन दी सेम वे शेयर बाजार की प्रति भी नीतियां जो उस समय थी वो नीतियां आज नहीं चल सकती। बेसिक एथिक्स तो वही चलेंगी, थोड़ा बहुत बदलाव समय के हिसाब से धीरे धीरे आता है। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि दुनिया के दो महान आदमी हैं। एक जो चार्ली मंगोर साहब हैं, अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, जो वॉरेन बफेट साहब के गुरु थे। उनका 98 ईयर्स की एज में डेथ। ही वाज ए वेरी बिग मेगा इन्वेस्टर। और वॉरेन बफेट साहब 95 ईयर्स की एज में भी बिल्कुल सही सलामत हैं, काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, स्टेटमेंट देते हैं, देखते हैं, भागते हैं। जो इनकी कंपनी है हैथवे, उसके एक शेयर की कीमत 50 करोड़ रुपए है, $5 लाख का है वो एक शेयर। लेकिन ऐसा क्यों है कि 95 साल की एज में भी आदमी काम कर पा रहा है। शेयर बाजार में बहुत तनाव रहते हैं, लोग कहते हैं साहब बहुत काम करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ये बात सही, लेकिन एक तो आप तनावपूर्ण दिमाग से पढ़ाई लिखाई करें। खींचे हुए हैं कि यार शेयर गिर रहा है, मैं क्या करूं, मैं लपेट में आ गया, मैं ट्रैप हो गया, यानी लिपट गए, यार उसने मरवा दिया, यार वो गलत सलाह दे गया, यार साले ने गलत टिप दे दी। ये सब बातें जो हैं ये क्यों उत्पन्न होती, इस पर दोस्तों ठंडे दिमाग से पूछा। पैसा भी गया, स्वास्थ्य भी गया। वॉरेन बफेट साहब ने पढ़ाई लिखाई के आधार पर स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स वो इन्वेस्ट कर दिया। जैसे खास तौर से उन्होंने FMCG कंपनी में, वो भी 60 तो मार खाते, जब तक उनकी एज 67 ईयर्स थी तब तक वो मार खाते रहे शेयर बाजार। नुकसान, हालांकि एंसेस्ट्रल ब्रोकर थे, एंसेस्ट्रल इन्वेस्टर थे, उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर सब शेयर बाजार में। और उसके बावजूद भी 1967 तक वो मार खाते। तो
सर्च करने पर यह पाया गया कि भाई आखिरकार क्या कारण है कि मार खा रहे, मतलब इतने अनुभवी होते हुए भी। तो उसमें यही पाया गया कि ग्रोथ वाली कंपनियों को पहचान और इस तरह का इन्वेस्टमेंट करो जिसमें परमानेंस। अगर रेगुलर ग्रोथ आती है 15-18% की भी, तो कुछ से कुछ हो जाएगा। वॉरेन बफेट साहब की जो CAGR है सिंस द ईयर 1967, वो 18.7 है टिल डेट। CAGR निकालिए 18.7 है। उससे वो दुनिया, हालांकि ठीक है उनके पास कैपिटल भी थी उस समय, लेकिन जो आज लाखों लाखों करोड़ रुपया उनके पास, इतना तो नहीं था। $2 ट्रिलियन की उनकी वेल्थ है, इतनी तो नहीं थी उसमें। एक शेयर की कीमत 50 करोड़ रुपए, इतना तो नहीं था उस वक्त, इसका 100th भी नहीं था। तो इन्होंने ये सर्च किया कि FMCG कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाए। कुछ और कंपनियां ढूंढी जिनके अंदर की ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी। एक तो 2 क्वार्टर ग्रोथ आके रह गई, आपने फर्स्ट क्वार्टर की वर्किंग के बाद खरीदा और सेकंड की वर्किंग के बाद में गिर गया शेयर, क्योंकि इनसाइडर्स को मालूम है तीसरे क्वार्टर में वर्किंग नहीं आ रही। आप खरीद रहे हो, वो बेच रहे हैं, आप लपेटे में आ गए चक्कर। नुकसान का कारण ये, आदमी सोचता है मैं तुरंत पैसा बना लूं। नॉर्मल आदमी इस तरह से पैसा नहीं बनाता। और आप ये भी सोचिए कि एक बात बताइए, राकेश झुनझुनवाला साहब का नाम, राधा कृष्ण जी दमानी का नाम, विजय केडिया जी का नाम, और वो भूपेश अग्रवाल है उनका नाम है, और कई है। इनका नाम क्यों है, इनकी कैपिटल क्यों है साहब, इतनी इतनी पूंजी है, इनकी इतनी एसेट बेस है, इतनी वैल्यूएशन। और ये जो बड़े बड़े ऑपरेटर, हालांकि पर्दे कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि बड़ा शेयर का ऑपरेटर, लेकिन अगर वेल्थ होती तो दिखाई तो देती कहीं। आज मोतीलाल ओसवाल की माली हालत मान लो 50,000 करोड़ रुपए की दिखाई देती, लेकिन जो और कई ऑपरेटर, और इन्होंने भी कमाए जो कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कहा। मोतीलाल जी जब भी टीवी पे आए उन्होंने कहा मेरा इन्वेस्टमेंट 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए होता है। तो ये उन लोगों की सबसे बड़ी काबिलियत है, वो ये पहचानते हैं, और मैं भी पहचानता हूँ। आई एम ऑल्सो आइडेंटिफायर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। कई आदमी कहते हैं साहब खरीदेंगे 15 दिन बाद, अरे साहब मरवा दिया, अरे साहब ये टूट गया, क्या करें। अरे यार होल्ड करो, अगर टूट गया टूट जाने दीजिए, आ जाएगा वापस। कहाँ जाता है, आपने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया ना। लेकिन नहीं साहब, अजी साहब क्या करें साहब, ये सब गलत बात है। वॉरेन बफेट की फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इसलिए रही, उन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट किया। और बीच में थोड़ी बहुत अगर डगमगाता है वो, मान लो ग्रोथ थोड़ी स्लो पड़ जाती है, वो खास बात नहीं। HDFC बैंक की ग्रोथ स्लो पड़ी थी, बट नाउ HDFC बैंक is coming to form just after 1.5 years, and whatever situation was arrived, it was arrived due to merger with HDFC Limited. तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा ये की कहना है राकेश झुनझुनवाला साहब की डेथ हुई उसके कारण अलग थे, उनकी चर्चा करना उचित नहीं है यहाँ। हम ईश्वर करें उनको शक्ति दे प्रभु, उनके आत्मा को शांति दे। जो भी है वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण दिया है, और बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे, व्यवहार कुशल थे, टीवी पे आते थे, बहुत अच्छी बातें बताते थे, बहुत अच्छे थे। नेस्डेक जो था R&D आधारित इंडेक्स है, नेस्डेक पर जो भी कंपनियां रिसर्च और टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिन्होंने जो आविष्कार किए वो कंपनी लिस्टेड है, सर्वाइव करेगी। नेस्डेक R&D कंपनी, पैसा अकल से आएगा, फावड़ा चलाने से, मतलब गैती चलाने से नहीं आएगा। ये बेचारे मजदूर है, भर गर्मी के अंदर धूप में, कड़ी धूप में फावड़ी चलाते हैं, गैती चलाते हैं, क्या मिलते हैं शाम को, टिकट मिलते हैं, प्याज कांदे और रोटी खाता है वो शाम। लेकिन जो दिमाग से काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, ये सब आपको मालूम है, कितना एंजॉय करते हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट में रहते हैं, बड़ी शानदार कारों में आते जाते हैं। दिमाग की बात। अभी मैंने सुबह ET में पढ़ा है कि नारायण मूर्ति साहब का जो ग्रैंडसन है वो डिविडेंड से 10 करोड़ रुपये कमा रहा है। तो ग्रैंडसन कमा रहा है तो सन भी कमा रहा है और खुद भी कमा रहे हैं। और मैडम, जो इनकी मैडम है, क्या नाम है उनका भूल जाता हूँ, वो भी तो कमा रही है, उनके नाम भी शेयर होंगे।
तो एक फैमिली जो 100-200 करोड़ रुपया तो डिविडेंड से कमा जाती है, हैं? ऐसी सूरत में है, यानी कोई भी कदम उठाना, इस तरह की सट्टेबाजी में इन्वॉल्व होना, ये कहाँ की समझदारी। मैं यही कहता हूँ शेयर बाजारों में पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, लेकिन मिलेगा किनको? तसल्ली वाले लोगों को मिलेगा, पेशेंस वाले लोगों को मिलेगा। ये रोजाना मतलब जो उठा पटक करने वाले हैं ना, ये बर्बाद, कुछ नहीं हो पाएगा, इनका कुछ भी नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा ठीक है, कोई बड़ा सटोरिया हो गया, कोई किस्मत की जोर मार गई, ऐसे तो लॉटरी का टिकट भी खुलता ही हुई किसी ना किसी के नाम। तो एक्चुअली मैं आपसे बताऊंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे मेरा जैसा आदमी है, बड़े ईमानदारी से वीडियो बनाता हूँ, सत्य कह रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और आज तक जो 150-200 शेयर मैंने एनालाइज किए हैं, वो भारत के शेयरों की क्रीम थी, टॉप रैंकिंग एंटरप्रेन्योर्स के शेयर थे वो। कोई इक्का दुक्का में दिक्कत आ गई है, टाइम भी ठीक हो जाएगा, बाकी ऑल आर फेयरिंग वेल। आईटी सेक्टर में सब ठीक हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद ट्रम्प साहब को नीतियां बदलनी पड़ेंगी। अगर अमेरिका को चलाना है तो ट्रम्प साहब को अपना पॉलिसी फॉर्मेशन को चेंज करना, ये नीतियां चल नहीं सकती, ये अमेरिका के लिए हितकर नहीं है, अहितकर है, विनाशकारी है। ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो का ज्यादा हिस्सा लार्ज कैप शेयरों में, और कौन से बढ़ना शुरू हुआ है, मार्केट किसको रेस्पॉन्स दे रहा है? अभी बैंकिंग सेक्टर को दे रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में मैं एसबीआई को रिकमेंड नहीं करता। रिकमेंड तो वो करता ही नहीं, मैं तो खाली एनालाइज करता हूँ। मैं ज्यादा, मेरा कंसंट्रेशन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ये 4 बैंक है, शुरू से ही मैं कहता हूँ। और मैं एक बात और भी कहता हूँ, व्हाई शुड वी कीप आवर मनी नियर द क्वेश्चन मार्क? जहाँ कई तरह के प्रश्न चिन्ह है, वहां हमारे शेयर को क्यों रखें, हमारे पैसे को क्यों रखें? वी विल रन आवर कार, वी विल ड्राइव आवर कार ऑन द क्लीन हाईवे। खड्डे खच्चर जो भी पिचेस है, उनमें क्यों डालें हमारी कार को? पहिया टूट जाएगा, रिम टूटेगी, ब्रेक टूटेगी, शॉकर खराब होंगे, क्यों? व्हाई शुड वी गो? आराम से सोइए, स्वास्थ्य सही रहेगा, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। मेरा हेल्थ आप देख रहे हो, 72 साल की एज में कितनी मेहनत करता हूँ, एंड आई एम क्वाइट। काम करना मेरी हैबिट है, पढ़ना लिखना मेरी हैबिट है, बट आई रिमेन टेंशन फ्री। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना, भगवान का स्मरण करना, गपशप लड़ाना, योगा प्राणायाम करना, वहां से आना, फिर चाय कॉफी लेना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, फिर लग जाना अपने काम पर। आई फील प्लेजर इन डूइंग सो, आई डोंट फील टायर्ड एट एनी टाइम, आई ऑलवेज रिमेन फ्रेश। तो अच्छे शेयरों में एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। तेजी मंदी आती रही, किसी पर्टिकुलर शेयर में भी तेजी मंदी आती रहती, लेकिन बड़े मैनेजमेंट जो देश के फर्स्ट 100 एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। मैं दे चुका हूँ कई बार, मेरे वीडियोज में कई बार दे चुका हूँ मैं, उनको आप देखें। मतलब माई वीडियो आर नॉट लाइक चालू वीडियोस। मैं वीडियोस के जरिए कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, आई एम हियर टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स। आप देखिए उन वीडियोस में, टॉप रैंकिंग कंपनी है, शानदार कंपनियां हैं, और एक आध कोई टूट गई सब आ जाएगी, कोई खास बात नहीं। कंपनी शानदार है, जाने वाली कहीं। और सरकार की गवर्नमेंट पॉलिसी देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी का ओनर्स किधर जा रहा है, सरकार क्या करने जा रही है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करती है। कैपेबल मैनेजमेंट को सौंपिए आप अपना पैसा। ये चाल चलते फिरते किसी भी आदमी को आप पैसा दे देंगे, वो डूब जाए। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरा निष्कर्ष की बात यही कहता हूँ, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके एथिक्स को आप फॉलो, दे से इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन स्ट्रॉन्ग शेयर्स। दूसरी बात है, सस्टेनेबिलिटी को चेक कीजिए, ग्रोथ को चेक कीजिए, रिव्यू कीजिए, पढ़ाई लिखाई सीखिए, शेयरों की ग्रोथ को, शेयर के फंडामेंटल्स को कैसे पहचाना जाए, इसको सीखिए। और ये आपको मेरे वीडियो में रेगुलर मिलेगा। Every time you will find something better in my videos, because I am working hard to educate the people in the share market. That's all. मिलते रहेंगे अपन, चलते रहेगा, इतना ही रहने देते हैं आज चलता। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।